हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मीनाक्षी मुखर्जी के एक वर्क एन एंग्जाइटी ऑफ इंडियननेस आवर नॉवेल्स इन इंग्लिश इसकी समरी लेकर आया हूँ। आई होप ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी। एन एंग्जाइटी ऑफ इंडियननेस, ये वर्क सबसे पहले इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल वीकली में छपा था और उसके बाद एक बुक पेरिशेबल एम्पायर्स एसे ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में भी ये वर्क इंक्लूड किया गया। इस ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल्चर आइडेंटिटी और पोस्ट कॉलोनियल मेक ओवर से जुड़ा हुआ है उसका आंसर देने की कोशिश की है। ये ऐसे एक तरह से बड़ा ही लॉजिकल डीपली एनालाइज्ड आंसर है जो कि एक बहुत बड़े आर्गुमेंट पर आता है कि क्या इंडियन राइटर्स को अपने कॉलोनियल हैंगओवर से निकलकर अपनी भाषा में लिखना चाहिए या फिर वो वापस इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते रहे और इस तरह से अपनी पहचान इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए, या वो एक नए प्रकार की इंग्लिश लैंग्वेज बनाए जो कि इंडिया की कल्चर और एथनिसिटी को स्पष्ट रूप से बता सके। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये जो देश की नेशनल आइडेंटिटी के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस ऐसे को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राइटर इस ऐसे की शुरुआत राजा राव के कांथापुरा के फॉरवर्ड से करती है जो कि 1938 में लिखा गया था जब राजा राव पेरिस में थे। इस फॉरवर्ड के अंदर राजा राव ने लैंग्वेज और कल्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इंडिया के संबंध में कॉन्टेक्स्ट है, उसे पहली बार उन्होंने बताया था। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इंडिया के मिथ्स हैं, लीजेंड है, जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है उसको बड़ी मुश्किल से कन्वे कर पाते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज हमने एक्वायर्ड की है, हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इंटेलेक्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है पर उसमें हम अपने इमोशंस को ढंग से बता नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर हम कोई रीजनल नॉवल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और उसे जब इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उस लैंग्वेज को उस वर्क को समझना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अपने नेक्स्ट सेक्शन में मीनाक्षी मुखर्जी हमें बताती है कि किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर जो है वो रीजनल लिटरेचर से अलग है। जब एक राइटर कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि बंगाली में, मराठी में या हिंदी में लिखता है तो उसके अंदर वो कल्चर, ट्रेडिशन और इथोस की का बर्डन नहीं होता है जो एक इंडियन इंग्लिश के राइटर को होता है, क्योंकि अगर वो अपनी भाषा में लिख रहा होता है तो वो एक ऐसी ऑडियंस को बता रहा होता है जो कि भाषा से ही नहीं बल्कि कल्चर से भी यूनिफाइड होती है, एक होती है। लेकिन अगर वो इंडियन इंग्लिश राइटर है तो बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट उसके सामने आ जाता है क्योंकि इंडिया की जो कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है। ऐसे राइटर के लिए एक यूनिफाइड कल्चर को लिखना बहुत ही जबरदस्त काम बन जाता है, क्योंकि अगर मान लो कि वो राइटर राजस्थान का है तो वो आसाम के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम में लिख पाता है। इसीलिए हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम अंग्रेजों की ही भाषा में क्यों लिखे जिन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया है। इसका मतलब क्या ये तो नहीं मानना जाएगा कि कुछ लोग अभी भी इंग्लैंड के वफादार हैं और वो इंग्लैंड की जो भाषा है वो हमारी जो देशभक्ति की भावना उसे दबा देती है, या ये तो नहीं है कि ये लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस के थ्रू। इसे ही हम अनआइडेंटिफाइएबल कल्चरल वैल्यूज कहते हैं। हाउएवर मीनाक्षी मुखर्जी काउंटर आर्ग्यू करते हुए ये इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि इंडियन इंग्लिश राइटर जो हैं वो इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं, वो इसलिए नहीं लिखते हैं कि उनमें कोई नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं है या उनमें अंग्रेजों की वफादारी की भावना है या वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से फेम या पॉपुलैरिटी प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो रीजनल राइटर की ऑडियंस है वो इंग्लिश राइटर की ऑडियंस से ज़्यादा होती है। पर वो इसलिए ऐसा लिखते क्योंकि उनको इंग्लिश में ही लिखना आता है। जब उनकी मदर टंग कोई मर्जी हो उनको लिखना इंग्लिश में ही आता है। यहाँ पर मीनाक्षी मुखर्जी पॉइंट आउट करती है कि ये कोई इंडिया में कोई नया फिनोमिना नहीं है। मुल्खराज आनंद, भवानी भट्टाचार्य, कमला मार्कंडे और बाकी सब लोग जिन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखा था
इसके कारण उन्होंने वो जो कल्चरल डेफिशिएंसीज थी उनको बताया था, जो देश की डिसयूनिटी में बाधा पड़ रही थी, जो क्लास और कास्ट इनइक्वालिटीज थी जो उस समय की हिंदू सोसाइटी में थी। और उन्होंने बताया था कि भारतीय औरतें कितना ज्यादा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में कष्ट उठा रही हैं। इस तरह इंडियन राइटर जो हैं उन्होंने लंबे समय से देश को इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं भाषा से देश इकट्ठा हो जाए। इस तरह से वो एक कल्चरल कोलेक्टिव आइडेंटिटी को देते हैं, ना कि वो फैक्शनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 3 में मीनाक्षी मुखर्जी वो रीजंस को बताती है कि क्यों जो इंडिया में इंग्लिश राइटिंग है उसे एक लंबे समय से उसे कोई डिसेंट स्टेज नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे राइटर जो हैं उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है। ये राइटर इंडिया का, इंडियननेस का एक ठप्पा लग जाता है। ये इसीलिए ये जो मेन ठप्पा लगने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिटरेरी प्रोडक्शन की प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं है, जहाँ एक कल्चर, उसके वेरिएशन, एक लैंग्वेज, उसकी जो डायलैक्ट्स हैं, हमारे यहाँ पर वर्षों सदियों से चला आ रहा ओरल ट्रेडिशन है और जो रिटन लिटरेचर है, जिसके कारण एक नया टेक्स्ट बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब से भारत में अंग्रेजों का राज चला है तब से इंग्लिश जो है वो एक पावर की लैंग्वेज मानी गई है, वो उस पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज का ठप्पा लगा हुआ है। एक बहुत छोटा सा सी जो परसेंटेज है वो अपनी पर्सनल लाइफ में इंग्लिश को कम्युनिकेशन में यूज करती है। हम जितनी मर्जी इंग्लिश बोल लें, घर में हम अपने बच्चों अपने आपस में बातचीत हिंदी में या दूसरी लैंग्वेज में ही करते हैं। जो लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, साथ वालों से बात करने के लिए अपनी वर्नाकुलर, अपनी देसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन और एमएनसी कल्चर है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज काम वाली जगह पर तो ज्यादा होता है, पर अभी भी उनके ऊपर वो जो मदर टंग का बर्डन है वो अभी दूर नहीं हुआ है। और जो यंगर राइटर हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन लिटरेरी स्टाइल से उनको क्या है कि जैसे मैंने बुक्स को एमए बीए में पढ़ा है तो हमने उनको कोर्स रीडिंग में पढ़ा है, लाइब्रेरी से पढ़ा है या फॉरेन ट्रिप से पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने देश की जो कल्चरल इशू है उनको पहचान नहीं पाते हैं। जैसे आप देखिए झुम्पा लहरी, अनीता देसाई, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी और बाकी जो लोग हैं वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का जो देश का जो कल्चरल इशू है उसको लोगों के सामने लाया जाए। सेक्शन 4 जो है उसमें मीनाक्षी मुखर्जी भारतीय नोवेल की जो ग्रोथ, पॉपुलरिटी की बात करती हैं। सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में से पॉपुलराइजेशन स्टार्ट हुआ था। उसमें इसने जो दुनिया का जो लिटरेरी मैप था ना केवल उसे बदल कर रख दिया, बल्कि उसने ये भी बता दिया कि इंडियन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अंग्रेजों की या अमेरिकन की नहीं है, उस पर इंडिया का भी अधिकार है। इस तरह से उन्होंने जो इंडिया की रिसेंट हिस्ट्री का को जो इमेजिनेटिव वे में रिप्रेजेंट किया और जो इंडिया का सिनेरियो था उसे ग्लोबलाइज कर दिया। इस तरह सलमान रश्दी ने पहली बार एक इंडिया के लिटरेरी पीस को वर्ल्ड कैनन के अंदर लाके रख दिया। टिमोथी ब्रायन ने 1989 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, थर्ड वर्ल्ड कॉस्मोपॉलिटन। इसी पर इन्होंने इसके सेक्शन 5 एंजाइटी ऑफ इंडियननेस में डिस्कस किया है। ये वो राइटर हैं जो नॉन वेस्टर्न कल्चर से पैदा हुए, वेस्टर्न मतलब अमेरिकन कल्चर या ब्रिटिश कल्चर से नहीं बल्कि इधर की कल्चर से पैदा हुए, और उन्होंने एक इंटरनेशनल एरिया में अपना एक मार्क लगाया, अपनी एक पहचान बना दी, जैसे कि अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन नॉवेलिस्ट। ये कॉस्मोपॉलिटन्स हैं जिन्हें हम पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स भी कहते हैं, और इन्होंने कॉलोनियलिज्म की जो एक्सपीरियंस था उसको हाईलाइट किया। ऐसी जो थीम है उसमें हम नॉन वेस्टर्न कल्चर में मॉडर्निटी की रूट को ट्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कल्चर हाइब्रिडिटी को भी जन्म देती है, क्योंकि जब हम वेस्टर्न कल्चर को और पोस्ट मॉडर्न लीजेंड को कंटेम्प्रेरी रियलिटी के साथ मर्ज कर देते हैं तो कल्चरल हाइब्रिडिटी हमारे सामने आती है। ये जो राइटिंग है वो रूटलेसनेस और डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज करके रख देती है। एक बहुत ही बड़ा नया डिफरेंस पैदा हो रहा है नॉन वेस्टर्न राइटर्स के बीच में, क्योंकि जो वो राइटर राइट कर रहे हैं वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग उनमें ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं।
ग्लोबल सिटीजन के लिए कल्चर और कॉलोनाइजेशन की बातें तो मेटाफोरिकल हैं, जबकि जो लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ी रियल और एक्सटेंट है। इस सेक्शन का लास्ट ऐसे जो है वो ये डिस्कस करता है कि किस तरह एनग्जाइटी ऑफ इंडियननेस का कॉन्सेप्ट है वो ओल्डर जनरेशन जैसे कि मुल्क राजानंद, राजा राव, आर के नारायणन और यंगर जनरेशन जैसे उपमन्यु चटर्जी, शशि थरूर, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, इन दोनों के लिए अलग अलग है। जो पुराने वाले लोग हैं वो अपनी इंडियननेस की रूट में से जुड़े हुए हैं और उन्होंने देश की कल्चर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखा है, एक ऐसी पहचान दी है जो कि कॉलोनियलिस्ट पहचान से बिल्कुल अलग है। जबकि जो नए वाले राइटर है जैसे उपमन्यु चटर्जी, शशि थरूर वगैरह, वो हमारी इंडियननेस पे बहुत ज्यादा गहरे हुए हैं और उनके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। इसके कारण एक ऐसा नोशन पैदा हुआ है कि इंग्लिश ही भारत में एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लिटरेरी एक्टिविटीज और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए यूज की जाती है और बाकी लैंग्वेज इसमें बैकसीट ले लेती हैं या उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अब सोशल डायमेंशंस बदल रहे हैं। जो कॉस्मोपॉलिटन यूथ है वो एक ग्लोबलाइज एटमॉस्फेयर में अपने आप को भाषा राइटर के साथ रिलेट करने में एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी अपनी लाइफस्टाइल, या तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में इंडियन नोवेल को पढ़ा है या वो उनकी तरह का ही एलिटिज्म प्रिविलेज चाहते हैं। इसलिए बदलते हुए सोशल डायनामिक्स में हमारे नए नए लिटरेरी आइडियाज और अप्रोच बदल रहे हैं। विक्रम सेठ के एक सुटेबल बॉय के एग्जाम्पल को देते हुए जो लेखिका है वो ये तर्क देती है कि ऐसे भी राइटर हैं जो उनकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है और वो भीड़ से बाहर निकलकर अपना एक खुद का एक ठप्पा लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि बाकी जो राइटर्स के वर्क है उनको पब्लिशिंग कॉरपोरेशन को ध्यान में रखकर वो वर्क लिखते हैं कि इस वर्क को लिखने से कितना फायदा होगा। सेठ ने ये इंश्योर किया है कि उसके जो वर्क है यानी कि द सुटेबल बॉय है वो कोई कमर्शियल वर्क नहीं है बल्कि वो दिल से लिखा हुआ वर्क है। मीनाक्षी मुखर्जी इस ऐसे को कंक्लूड करते हुए कहती हैं कि अमिताभ घोष की शैडो लाइन पर वो थोड़ा सा डिस्कस करती हैं। वो ये कहती हैं कि ये एक ऐसा नोवेल है जो किसी भी चीज को साबित नहीं करना चाहता है, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं देता है। जो मार्जिनलाइजेशन का इशू है, हाइब्रिडिटी का इशू है या बाकी जितने भी इशू हैं इस नोवेल के कॉन्टेक्स्ट में वो सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। ये फर्स्ट या थर्ड वर्ल्ड, इस नोवेल को फर्स्ट वर्ल्ड नोवेल में रखा जाए या थर्ड वर्ल्ड नोवेल में रखा जाए, इस काम को ये बहुत टेढ़ा बना देता है। इसलिए घोष जो है वो टोटल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें कोई मेटाफोराइजेशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।